हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ग्रेविटेशन का जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और साथ में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे और मैंने ये बात की थी कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं, उसके फॉर्मूला को आप समझ पा रहे हैं, तो आपके आगे आने वाली चीज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह लें, वहां पर आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसी तरह से होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या ये कह लें कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यहां पर सिर्फ चलेगा हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वहां जाकर चेंज हो जाएगा, वो के में चेंज हो जाएगा। तो ये भी सेम कहानी यहां पर चलने वाली है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि कोई पॉइंट मास है, कोई पॉइंट मास को हम किसी रेफरेंस से लेकर आते हैं। रेफरेंस जनरली हम मानते हैं इनफाइनाइट। तो कोई पॉइंट मास को रेफरेंस से पोटेंशियल फील्ड के अंदर, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर लाने में जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। जनरली रेफरेंस पॉइंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। तो टू ब्रिंग फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ फिक्स पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर मैथमेटिकली मैं इसको डिफाइन करूं तो मैथमेटिकली ये डिफाइन होता है W/Q। क्या होता है W/Q? जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि V इक्वल्स टू होता है -W/Q, वहां पर Q हो जाता है, यहां पर क्या हो जाएगा W/M, यहां पर क्या हो जाएगा W/M। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट यूनिट मास बेसिकली क्या होगा? टेस्ट चार्ज होगा, है ना, टेस्ट चार्ज। वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट मास और टेस्ट मास, चार्ज निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में, टेस्ट मास फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। मैं फिर बोल रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट जो है वो जनरली क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा। तो जनरली रेफरेंस पॉइंट जो होगा उसको हम क्या लेके चलेंगे? इनफिनिटी। तो रेफरेंस पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, फील्ड के अंदर लाने में जो काम किया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नाम देते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन करूं, मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे V इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा? W, और अपॉन क्या हो जाएगा? M। W/M। W क्या हो गया? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, और M क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्ट मास हो गया, सॉरी। अब जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं F.dr। क्या लिख सकते हैं? F.dr। अब कौन से फील्ड में ला रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं। कौन से फील्ड में लेके आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो यहां से इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इस m को मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं F/M, और इसको लिख सकता हूं .dr। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि F/M जो है वो हमारे पास किसके बराबर था? वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर था। तो ये क्या बन जाएगा? I जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये वैल्यू किसकी वैल्यू बन जाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -I.dr। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? -I.dr। कहां से कहां ला रहे हो? इनफाइनाइट से लेकर और कहां तक ला रहे हो? रेफरेंस पॉइंट तक ला रहे हो। इनफाइनाइट यानी कि रेफरेंस पॉइंट को मैं RF लिख देता हूं, तो वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, और कहां तक ला रहे हो? किसी सर्टेन पॉइंट तक ला रहे हो। ठीक है, और अगर मैं इसको I के फॉर्म में लिखूं, I के फॉर्म में कैसे लिखोगे? I इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ V। ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेडियंट, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है D/dx I कैप। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं,
डी अपॉन डी वाई जे कैप और डी अपॉन डी जेड के कैप। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और E जो है उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ग्रेड ऑफ V। तो वही सेम कहानी चल रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी हुई होगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो ये फॉर्मूला बना, अगर मैं इसको एक R के रेस्पेक्ट में, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं I इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहां पर ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां पर होगी, जहां पर पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस साइन shows that direction of intensity direction of intensity is in the direction where potential decreases। तो जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वहां पर क्या है, डायरेक्शन है किसकी, इंटेंसिटी की, फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अब जिस तरह से हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर मैं नोट लगा के लिख देता हूं ये पॉइंट्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश, तो ये एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश। दूसरा, अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूं तो यूनिट क्या बन रही है, W अपॉन M, यानी कि जूल पर केजी। तो यूनिट जो है इसकी क्या बन रही है, जूल पर केजी, क्योंकि W अपॉन M बन रहा है, जूल अपॉन केजी बन रहा है। अच्छा, जूल जो है वो वर्क से बना है, तो F डॉट डी आर, तो वर्क F आ रहा है, F को न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी से केजी कट जाएगा तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, क्योंकि डीआर का मीटर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी दूसरी डायमेंशन क्या हो जाएगी, दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप इसकी डायमेंशंस लिखते हैं, अगर आप इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो क्या बनेगा, m0 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और t माइनस 2 हो जाएगा। m0 L2 और t माइनस 2 ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसकी डायमेंशंस। अब किसी पॉइंट मास की वजह से यदि मेरे को पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, मैंने क्या किया, मैंने v इक्वल्स टू लिख लिया माइनस I और डॉट कितना है, dr है। अब किसी पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इस इंटेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितने लिखूंगा मैं, माइनस gm अपॉन आर स्क्वायर, और ये dr रहेगा। अब सवाल ये है कि मैंने माइनस क्यों लगाया यहां पर, मैंने यहां पर माइनस इसलिए लगाया है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे ये फील्ड है और यहां से मैं पार्टिकल को लेके आ रहा हूं, मास को लेके आ रहा हूं, तो ये फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, है ना। ये फील्ड है, इस फील्ड के अगेंस्ट में ला रहा हूं, इसके अगेंस्ट में ला रहा हूं, तो मेरे को इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यह फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो यहां पर इसलिए क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो फोर्स, क्योंकि हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या लग गया, माइनस साइन, इसलिए यहां पर लग जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, अच्छा इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होता है, n प्लस 1। तो यहां पर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये बनेगा gm अपॉन, यहां पर जब ये r पावर माइनस 2 पर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस r, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c एट r इक्वल्स टू इनफाइनाइट। r इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो होगा 0। तो यहां से c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, माइनस gm अपॉन r। यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि यदि आप r की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर नेगेटिव में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होगी।
तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस चीज का ध्यान रखना कि जब आर की वैल्यू यहां पर बढ़ाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। हालांकि अगर यहां पर प्लस साइन होता तो आप लिखते कि आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पर क्योंकि यहां नेगेटिव साइन लग रहा है तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जब हमने किसी पॉइंट मास की वजह से या किसी पॉइंट मास के लिए जब हमने क्या निकाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अब हम निकालते हैं कि हमारे पास कोई मास है, हमारे पास कोई मास है, कैपिटल एम मास है, ये मास है कैपिटल एम, और इससे कुछ दूरी पर कोई मास रखा है यहां पर, ये है एम, ये, और इसकी लोकेशन है ए, लोकेशन है ए। इस पॉइंट मास को, इस टेस्ट मास को मेरे को यहां से उठा के यहां ले जाना है, यहां ले जाना है। ठीक है, अब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट लेके जाना पड़ेगा, समझ गए। तो यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, वी ए, और यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, वी बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां लेके जा रहा हूं, यहां से यहां लेके जा रहा हूं, तो मैं सारा काम इसके अगेंस्ट में कर रहा हूं, क्योंकि ये जो बड़ा वाला मास दिखाई दे रहा है ये तो पकड़ के खींच रहा होगा इसको कि तू आ, पर ये कह रहा होगा नहीं तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं तो जाऊंगा। तो ये इसके अगेंस्ट काम करता हुआ जा रहा है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, क्या मेरे को निकालना है, डेल्टा वी, डेल्टा वी यानी कि बी तक ले जाने में पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू ए बी, माइनस डब्ल्यू ए बी, और अपॉन ये जो टेस्ट मास है कितना, एम, माइनस डब्ल्यू ए बी अपॉन टेस्ट मास एम। अब जो वी बी की वैल्यू है वो कितनी लिखोगे, माइनस वी बी, माइनस वी बी। मान लो यहां से डिस्टेंस लेनी है, तो यहां से ये डिस्टेंस है अगर R2 और ये डिस्टेंस है R1, आप इनको R1, RA, RB भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस VB माइनस VA है, तो ये लिखा जाएगा GM अपॉन RB, R2 GM RB कर लो इसको, है ना, ये B पॉइंट ले रखा है तो मैंने इसको B कर लो और इसको A कर लो, तो ये हो जाएगा RB और ये हो जाएगा RA। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस GM अपॉन RB, और इसमें से माइनस हो रहा है RA, तो ये हो जाएगा माइनस GM अपॉन RA। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा GM। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन RB और 1 अपॉन RA। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसको लेके जाएंगे, जब हम एक लोकेशन से और उसको दूसरी लोकेशन पर लेके जाएंगे। इसी तरह से अगर बहुत सारे हमारे पास पॉइंट मास रखे हैं और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट मास रखे हैं, मतलब एक ये रखा है, यहां पर एक ये रखा है, एक ये रखा है, इसी तरह से एक ये है, एक मान लो यहां है, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे को सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये डिस्टेंस हो गई R1, ये डिस्टेंस हो गई R2, ये हो गई R3, ये हो गई R4, ये हो गई R5। तो इसको लिख दिया मैंने R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको लिख दिया R5। अब ये क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर सीधा सीधा इनका सम कर देना है हमें, वेक्टर सम होगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा स्केलर सम हो जाएगा। स्केलर सम होने का मतलब है कि जो नेट V है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अगर ये वेक्टर सम होता तो इसमें हम वेक्टर सम करते, ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा इसका सम हो जाएगा। अगर इनका मास सबका m है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस GM अपॉन R1, ये क्या हो जाएगा माइनस GM अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा माइनस GM अपॉन R3, और इस तरह से ये ऐड होते चले जाएंगे। तो ये जो समेशन हो रहा है, ये जो जुड़ रहे हैं, ये कौन सा सम है, ये स्केलर सम हो रहा है। ये इनका कौन सा समेशन हो रहा है, स्केलर समेशन हो रहा है। ठीक, यहां तक बात क्लियर, मेरे हिसाब से यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से हमने पढ़ा था किसमें, फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमने पढ़ा था जीरो इंटेंसिटी वाला पॉइंट, तो इसी तरह से जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट भी होगा ना। तो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल क्या होगा, हमने दो मास ले लिए, दो मास ले लिए, एक मास ले लिया M1 और एक मास जो है वो मैंने ले लिया M2, और इन दोनों के सेंटर को मिला दिया। यहां पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, और उस पॉइंट के ऊपर मास जीरो है, पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो है। नेट पोटेंशियल इस पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो नेट पोटेंशियल इस पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब इस मास की वजह से इसके ऊपर जो मान लो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो d है,
डी है, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूं x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी d माइनस एक्स। तो जीरो पोटेंशियल का मतलब ये है कि वो पॉइंट, दो मास के बीच का वो पॉइंट जिसके ऊपर नेट पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे जीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट का मतलब है कि इस मास m2 की वजह से जो इस पर पोटेंशियल होगा और इस मास m1 की इस वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब Vp की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। V1 जो है पोटेंशियल वो क्या लिखूं, 1 वाले को मैं लिख देता हूं माइनस GM अपॉन ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा माइनस GM अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस GM अपॉन एक्स, मतलब पक्षांतरण करता हूं और एक प्लस का ही रह जाएगा, तो ये रहेगा GM अपॉन इसको M1 लिखता हूं और इसको M2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। तो G से G यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस M1D और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा M1x इक्वल्स टू ये हो जाएगा M2x। क्या बन जाएगा यहां से, M2x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x किसके बराबर, x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2, M2 माइनस M1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1, ब्रैकेट में आ गया M2 माइनस M1 और इधर हो गया माइनस M1D। अब मैंने क्या किया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x M1 माइनस M2, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी M1D और अपॉन ये क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2, M1D अपॉन M1 माइनस M2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, जीरो पोटेंशियल का। जिस तरह से मैंने जीरो इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, बताया था आपको, उसी तरह से जीरो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी होता है। फिर हमने जिस तरह से फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड केस देखे थे, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड केस होते हैं। जैसे हमने रिंग का केस बनाया था, रिंग के लिए हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था, वो आया था GMR अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। उसी तरह से पोटेंशियल का फॉर्मूला भी होता है इसके लिए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लेनी होती है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो डिवाइड किससे हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर पर जब जाएंगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एट सेंटर, तो सेंटर पर कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन A, माइनस GM अपॉन A। इसी तरह से स्फेरिकल शेल के लिए अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं, शेल मतलब जो अंदर से खोखला है, तो उसके लिए जब आप पोटेंशियल निकालोगे शेल के लिए, तो शेल के बाहर जब निकालोगे तो क्या लिखा जाएगा, V इक्वल्स टू माइनस GM अपॉन R। शेल की सरफेस पर जब निकालोगे तो माइनस GM अपॉन R, और शेल के अंदर निकालोगे GM अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R मतलब जो उसकी रेडियस है, और जब शेल के अंदर निकालोगे तो भी क्या लिखोगे, माइनस GM अपॉन R। यानी कि स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू वही रहती है जो सरफेस पर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इन स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट, potential is constant inside the shell। उसकी वैल्यू वही होगी जो सरफेस पर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो I है वो किसके बराबर है, dV अपॉन dr, और शेल के अंदर जो है, शेल के अंदर इंटेंसिटी कितनी है, जीरो, तो ये कितना हो गया, dV अपॉन dr। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे तो dV की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अंदर इंटेंसिटी कितनी हो गई है, अंदर इंटेंसिटी जीरो है, और जो शेल का पोटेंशियल है अंदर वो वही है जो सरफेस पर है। पोटेंशियल की वैल्यू शेल के अंदर वो वही है जो सरफेस पर है। अब अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर में कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। अच्छा, इसका ग्राफ पहले देख लो। इसका जो ग्राफ बनेगा किसका, शेल का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अंदर लाइन चलेगी ऐसे सीधी सीधी, ये ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल और किसमें, डिस्टेंस में, और बाहर जो है वो पैराबोलिक बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा, सॉरी, क्योंकि V इक्वल्स टू V इक्वल्स है माइनस GM अपॉन R, यानी कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आप याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें अगर हम सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर
जो पोटेंशियल है वो वही सेम रहेगा जो कौन सा रिजल्ट आया हमारे पास स्फेरिकल शेल का। सरफेस पर अगर आप बात करें तो वी सरफेस पर जब आप निकालोगे तो सरफेस पर निकलेगा माइनस जी एम अपॉन आर। यहां पर जो आर है ये रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी रेडियस। रेडियस किसकी, ये स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। अंदर जब जाओगे ना तो यहां पर फॉर्मूला चेंज होगा और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये आया तो बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन तो करने वाले हैं नहीं, तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का क्या होता है माइनस जी एम अपॉन टू आर, माइनस जी एम अपॉन टू आर, और ये होता है 3 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। यदि मैं ये कहूं कि आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, सेंटर पर, तो एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पर आर क्या हो जाएगा 0, स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला क्या बचेगा, ये फॉर्मूला जो रह जाएगा ये रह जाएगा 3gm अपॉन 2r। तो सेंटर पर जो आ जाएगा वो कितना आएगा माइनस 3gm अपॉन 2r, 3gm अपॉन 2r, जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, जो कि कौन सी वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम। और gm अपॉन r कहाँ की वैल्यू है, ये सरफेस की वैल्यू है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा 3/2 और v सरफेस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर उसका जो सेंटर पर पोटेंशियल है और सरफेस पर पोटेंशियल है उसका अनुपात क्या होता है, उसका रेशो क्या होता है। तो उसका रेशो कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो ग्राफ बाहर तो ठीक वैसा ही बनेगा जैसा स्फेरिकल शेल में बना था, यानी कि ऐसा, पर अंदर भी इसका जो ग्राफ है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, डिस्टेंस r के साथ, स्मॉल r के साथ। तो ये वेरिएशन कैसा हो रहा है, ये वेरिएशन हो रहा है पैराबोलिक। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल के लिए। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन हमें बोला है उसमें बोला है इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन। किसी रीजन के अंदर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 है, I बराबर 0 है। अब I किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है माइनस dv अपॉन dx। तो I की वैल्यू यदि 0 हो गई तो dv कितना हो जाएगा 0, और dv 0 हो जाएगा तो क्या होगा v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0, यानी कि v2 या v1 बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर हो जाएंगे किसके, कांस्टेंट के, जैसा कि मैंने आपको स्फेरिकल शेल के केस में भी बताया। तो इंटेंसिटी यदि 0 हो रही है तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेविटेशनल फील्ड हमें दिया है और उसको ई के फॉर्म में लिखा है, वो किसके बराबर है, k अपॉन एक्स क्यूब, k अपॉन एक्स क्यूब के फॉर्म में हमें लिखा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड। x डायरेक्शन है और k कांस्टेंट है, हमें ग्रेविटेशनल पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, और कहां पर, डिस्टेंस x पर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं माइनस आई डॉट डी आर। आई को क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो मैंने यहां लिख दिया ई। ई की वैल्यू कितनी हो गई, k अपॉन एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब सिंपल इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, ये k हो गया। अब x की पावर -3 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर -3+1 अपॉन -3+1, तो x स्क्वायर माइनस का और अपॉन -2, तो माइनस माइनस ये पहली चीज तो प्लस हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, v इक्वल्स टू k अपॉन 2x स्क्वायर, v इक्वल्स टू k अपॉन 2x स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन पर केजी। ये इंटेंसिटी की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है, 6 न्यूटन पर केजी, और कितनी डिस्टेंस पर दी है, ये दी है 8000 किलोमीटर, कहां से, सेंटर से। तो जो r की वैल्यू हमें दे रखी है, r की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर km, ठीक है। हमें क्या बताया, पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो I जो है वो बराबर होता है किसके, gm अपॉन आर स्क्वायर, और v जो है वो किसके बराबर होता है, gm अपॉन आर। v किसके बराबर होता है, gm अपॉन आर। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई आर इक्वल्स टू gm अपॉन आर, लिख सकता हूं ना। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, v इक्वल्स टू माइनस आई आर, v इक्वल्स टू माइनस आई आर। तो I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6, और R की वैल्यू कितनी है, 8000 किलोमीटर। तो
इसको लिख दिया मैंने 8000 किलोमीटर, तो 8×48 और इसको किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 10⁻³ और आ जाएगा। तो यहां से इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻7, 4.8 इंटू 10⁻7, माइनस साइन मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो मैग्नीट्यूड मैंने ये ले लिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। इस क्वेश्चन में बोला है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट इज 0। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल इनिशियल कंडीशन में 0 दिया हुआ है और पी पर पोटेंशियल जो है वो कितना दिया हुआ है -5 जूल पर केजी। तो हम बेसिकली ये करते हैं वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, वीपी माइनस वी इनफाइनाइट जब हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हैं। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा वी की वैल्यू है, तो डेल्टा वी क्या बन रहा है? वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है -5। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है तो वीपी जो है वो कितना बन गया? वीपी माइनस 0। यहां से आपने लिखा, यहां पर आपने क्या लिख दिया? वीपी माइनस 0, और ये वैल्यू आपको -5 दी हुई है तो ये -5 आपके पास वैल्यू बन गई। सेकंड केस जो है, सेकंड केस में क्या होगा? यहां पर वी इनफाइनाइट मान लिया गया है कितना है? +10 जूल है। कितना है? +10 जूल है, ठीक है। कितना मान लिया? +10 जूल। तो यहां देखो वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, वीपी माइनस वी इनफाइनाइट पहले कितना था? ये था -5। कितना आया था? -5 आया था जब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना कर रखा था? 0 कर रखा था। अब जब इसमें इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हो गया तो ये क्या बनेगा? -5 और ये प्लस वी इनफाइनाइट इसमें ऐड होगा, तो -5 प्लस यहां पर 10 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा, 5 जूल पर केजी, ये आंसर, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी जिसमें वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है तो वीपी माइनस वी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी बनी थी? -5, जो कि किसके इक्वल हो गई? -5 के। अब जब पोटेंशियल इनफाइनाइट पर 10 जूल कर दिया, 10 जूल पर केजी कर दिया, तो ये उधर जाके ऐड होगा, उधर जाके ऐड होगा तो क्या आंसर दे देगा? 5 जूल पर केजी, जो कि आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोला गया है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास ईच इक्वल टू m आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 1, 2, 4 एंड 8। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने इंटेंसिटी के केस में किया था। तो यहां पर हमने ये पॉइंट्स बना लिए, 1, 2, 3, 4 इस तरह से पॉइंट्स ले लिए। तो एक हो गया कहां पर? x इक्वल्स टू 1 पर, ये पॉइंट हो गया 1 पर। ये जो पॉइंट है ये कहां पर हो गया? 2 पर। ये जो पॉइंट है ये कहां पर हो गया? 4 पर। और ये जो पॉइंट है ये कहां पर हो गया? 8 पर हो गया, ठीक है। ये कहां पर हो गया? 8 पर हो गया। और इन सबके मास कितने? m है, तो सबका ऐड हो जाएगा, सबका पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा? -gm अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? -gm अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? -gm अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा? -gm अपॉन 8। कॉमन आ गया यहां से -gm, तो ये कितना हो गया? 1 + 1/2 + 1/4 और +1/8। तो यहां से ये क्या बन रही है? जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, जिसका जो जीपी का रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/2। और इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम हमने देखा था कितना होता है? a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो कितना होता है? a/1 - r। a यहां पर कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1/1 - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2gm। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -2gm। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? -2gm, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर अब मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जिस तरह से हमने डिफाइन किया पोटेंशियल को, पोटेंशियल क्या था कि किसी इनफाइनाइट से और फील्ड के अंदर हम किसी एक पॉइंट पर जब हम पॉइंट मास को लेकर आए थे तो उसको करने में जो काम लगा था हमें, उसको हमने डिफाइन किया था किससे? पोटेंशियल से। ठीक उसी तरह से अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहूं तो किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पीई ऑफ अ बॉडी, पीई ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट
at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point from body to that point against gravitational force. अब यहां पर ये डेफिनेशन कुछ वैसी ही डेफिनेशन है जो हमने किसके केस में पढ़ी थी, जो हमने पोटेंशियल के केस में पढ़ी थी। भाई पोटेंशियल में मैंने क्या लिखा था, -W अपॉन क्या लिखा, m। तो मैं यही तो काम कर रहा हूं यहां पर, इस m को यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, v और m, तो ये मेरा क्या बन जाएगी, यही तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल्स टू -W अपॉन m। अब उसको मैंने W की वैल्यू निकाल ली, तो W की वैल्यू कैसे निकाली, V को m से मल्टीप्लाई कर दिया, V को m से मल्टीप्लाई कर दिया, जो W आया उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी नाम दे दिया। कहानी वही हो रही है ना, कहानी वही है जो हमने कहां पर पढ़ी थी, जो पोटेंशियल के केस में पढ़ी थी। तो अब ये W मेरे को निकालना है, ये W निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन। भाई W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो -F डॉट dr हो गया, ये किसके बराबर हो गया, F डॉट dr, वर्क डन हो गया। अब ये जो वर्क डन है, फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो गया, ये हो गया GMM अपॉन ये हो गया x² और dx, GMM अपॉन x² और इनटू कितना हो गया, ये dx हो गया। इसको कहां से कहां तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। मान लो इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो और कहां तक, r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो। अब ये डिस्टेंस आप कहां से मेजर करते हो, लेट सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट से लेकर ये इनफाइनाइट पॉइंट हो गया और यहां तक ला रहे हो, तो ये डिस्टेंस यहां से मेजर कर जाएगी, यहां से रेफरेंस पॉइंट आपका ये है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हो, r तक ला रहे हो, ये बीच की डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट से लेकर कहां तक आ रहे हो, r तक ला रहे हो। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा -GMM अपॉन x, GMM अपॉन x, और इसमें लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओगे इनफाइनाइट से r, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GMM अपॉन r, और यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस GMM अपॉन इनफाइनाइट, GMM अपॉन इनफाइनाइट। GMM अपॉन इनफाइनाइट ये क्या वैल्यू देगा, 0, तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, GMM अपॉन r, तो ये कितना हो जाएगा, -GMM अपॉन r। तो ये वर्क डन हो गया, और इसी वर्क डन को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी नाम देंगे, और इसी को हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बॉडी में स्टोर हो जाएगी किसके फॉर्म में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां से U की वैल्यू क्या बन जाएगी, -GMM अपॉन r, जो कि क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या होंगे, सबसे पहला तो होगा ये स्केलर क्वांटिटी है। भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, U इक्वल्स टू GM अपॉन R क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M इंटू V, जो कि मैंने आपको शुरू में बता भी दिया। इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट जो है वो यूनिट क्या लिखी जाएगी, जूल, यूनिट क्या लिखी जाएगी, जूल। और इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है वो हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ML2 और T-2, ML2 T-2। यहां पर बन रहा है U इक्वल्स टू -GMM अपॉन R। तो इसका मतलब यदि मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो पोटेंशियल जो है, एनर्जी जो है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती दिख रही है। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर यहां माइनस साइन नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, डिक्रीज होती। पर नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, तो यदि आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो नेगेटिव पोटेंशियल यू जो है वो इंक्रीज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी यदि मैं आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो, और यदि आर की वैल्यू को मैं कम करूंगा तो यहां से u, अगर मैं ये पॉजिटिव साइन हटा, ये नेगेटिव साइन हटा देता हूं, आर की वैल्यू कम करूंगा तो यहां से दिख रहा है मेरे को u जो है वो बढ़ रहा है, u की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर नेगेटिव में ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, नेगेटिव में ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। पास आओगे, आर की वैल्यू को कम करोगे तो ये जो है वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी मैथमेटिकली पॉजिटिव में, और पर नेगेटिव साइन लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आर की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, पर नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज इंक्रीज होगा। माइनस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है जो नेचर में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, gravitational potential energy is always negative in the gravitational field, because जो फोर्स है वो हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। बिकॉज फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस आर को हम बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या बनेगी, लेस नेगेटिव, यानी कि इंक्रीज होगी, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है जो कि मैंने आपको बताया अभी, वो लेस नेगेटिव होने का मतलब है इंक्रीज कर जाएगी उसकी वैल्यू। जो मैंने अभी आपको बताया, ये बताया मैंने आपको यहां पर कि आर इंक्रीज होगा तो यू की नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने का मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं, नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इसका मतलब जो पोटेंशियल है आई, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज करेगी। और अगर इसका उल्टा कर दूं, आर की वैल्यू को कम कर दूं, तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज करेगी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो माइनस साइन से इसकी जो पूरी वैल्यू है वो बदल जाएगी, मतलब जहां इंक्रीज आना चाहिए वहां डिक्रीज हो जाएगा, जहां डिक्रीज आना चाहिए वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक। यदि आर की वैल्यू हम इनफाइनाइट करते हैं तो इनफाइनाइट के ऊपर जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो एट आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये जीरो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जीरो इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। जीरो इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। जीरो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस की वजह से पीई ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बहुत सारे मास अगर रखे हुए हैं तो उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी सभी का एल्जेब्रिक सम हो जाएगी, यानी कि हम क्या लिखेंगे, जी एम और GM1 M2 अपॉन R1 माइनस GM13, ऐसे बनेगा, ये 1-3 ऐसे बन जाएगा, ये 1-4 में, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता जाएगा, 2-3 यहाँ हो जाएगा, R2-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है वो ऐड होती जाएगी। यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, 1 से 2 के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हम किसी मास को हम लेकर जा रहे हैं 1 से लेकर 2 तक के लिए, है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं, किसी मास को मैं लेकर जा रहा हूं, m यहां पर है और यहां पर भी m है, तो 1 से 2 पर लेके जा रहा हूं,
तो 1 से 2 पर लेके जा रहा हूं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, U2 माइनस U1। तो इसके लिए डेल्टा U की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 क्या बन जाएगा, GMM अपॉन R2, ठीक है, GMM अपॉन R2। और ये क्या बन जाएगा यहां से माइनस, ये बनेगा GMM अपॉन R1। तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये बनेगा GMM, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर लेके जा रहे हैं हम, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यदि यहां पर मैं इसको प्लस में लिखता हूं, तो प्लस में लिखता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा डेल U इक्वल्स टू GMM, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर मैं माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो इस तरह से बन जाएगा। अब अगर यहां पर R1 बड़ा हो जाता है, R1 बड़ा हो जाता है तो वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। यदि R1 बड़ा हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो बॉडी है वो कहाँ है, वो अर्थ के पास है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ R1 ग्रेटर देन R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है, तो डेल्टा U बिकम्स नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी इज कम क्लोजर टू अर्थ, कम क्लोजर टू अर्थ, क्लोजर टू अर्थ, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने। यहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है बॉडी पास आ रही है किसके, अर्थ के पास आ रही है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वहीं अगर R1 छोटा होता R2 से तो ये वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती, ये वैल्यू पॉजिटिव आती, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, पॉजिटिव है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो अर्थ से दूर है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करना चाहते हैं किस पर, सेंटर पर, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सॉलिड स्फीयर भी लिख सकते हो आप, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, इसको आप सॉलिड स्फीयर भी लिख सकते हो, सॉलिड स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, विद रेस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे हम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे U इक्वल्स टू माइनस ऑफ mv, और v यानी कि पोटेंशियल कहां पर, सेंटर पर। तो सेंटर पर पोटेंशियल जो आया था वो कितना आया था, वो आया था 3/2, और v सरफेस, 3/2 v सरफेस, सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो GMM अपॉन R है। कितनी है, GMM अपॉन R है। तो यहां हो जाएगा माइनस m, ये माइनस मैंने ऑलरेडी ले लिया तो बार बार माइनस लेना नहीं है, यहां पर ये माइनस पहले लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा 3/2, और सरफेस पर पोटेंशियल कितना था, GM अपॉन R, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3/2 GMM अपॉन R। तो ये अर्थ के सेंटर पर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और देन उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके आगे की जो चीजें आती हैं, जो ऑर्बिटल स्पीड और ये सब चीजें आती हैं उनके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।